हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में प्रकाश का परावर्तन का रिवीजन करेंगे और प्रकाश का परावर्तन से 40 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और इसका पीडीएफ हम अपने वेबसाइट पे 6/15 में अपलोड कर देंगे, वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका रिवीजन करते रहिएगा। एक बार यहाँ पे समझ लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है कि पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है और इसका आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना है। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किसका रूप है। ए ऑप्शन है धारा का, बी ऑप्शन है ऊर्जा का, सी ऑप्शन है शक्ति का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किसका रूप है। तो जो प्रकाश है ये ऊर्जा का एक रूप है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि प्रकाश गमन कैसे करता है। ए ऑप्शन है वक्र रेखा में, बी ऑप्शन है सीधी रेखा में, सी ऑप्शन है गोलीय रेखा में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश कैसे गमन करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ए ऑप्शन है निर्वात में, बी ऑप्शन है हवा में, सी ऑप्शन है जल में, डी ऑप्शन है शीशा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो निर्वात में होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और निर्वात को शून्य भी बोला जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः फिर उसी माध्यम में लौट जाती है या चली जाती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, इसे आपको याद रखना है। अगर मीटर में पूछे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग प्रकाश का परावर्तन का रिवीजन कर रहे हैं जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को एक बार आप लोग शुरू से लेके अंत तक देख लीजिए। उसके बाद 6/15 में आप लोग जाके मेरे वेबसाइट से आपको क्या करना है, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है और उसका टाइम टू टाइम आपको रिवीजन करते रहना है। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया। ए ऑप्शन है न्यूटन ने, बी ऑप्शन है गैलीलियो ने, सी ऑप्शन है रोमर ने, डी ऑप्शन है स्नेल ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया। तो रोमर जी ने ज्ञात किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। ए ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, बी ऑप्शन है अनुदैर्ध्य तरंग, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अनुप्रस्थ तरंग है और ये वाला अनुदैर्ध्य तरंग है। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो जो प्रकाश है ये अनुप्रस्थ तरंग है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अदीप्त, बी ऑप्शन है प्रदीप्त, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु का उदाहरण यहाँ पे देखिए, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, सूर्य, ये सब क्या है, तो प्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो ये सभी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अदीप्त, बी ऑप्शन है प्रदीप्त, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे अदीप्त कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए किताब है, किताब का कोई अपना प्रकाश नहीं है तो किताब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अदीप्त हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है समानांतर किरण पुंज, बी ऑप्शन है अपसारी किरण पुंज, सी ऑप्शन है अभिसारी किरण पुंज, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है समानांतर किरण पुंज, बी ऑप्शन है अपसारी किरण पुंज, सी ऑप्शन है अभिसारी किरण पुंज, डी ऑप्शन है यहाँ पे ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर जाता है उसे कहते हैं। तो वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर हो, यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो आपतित किरण जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये जो आपतित किरण है और ये क्या है, अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है इसके बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपतन कोण 60 डिग्री दिया है तो बोल रहा है कि परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या होता है कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अगर आपतन कोण 60 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। यदि आपतन कोण 50 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा।
क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा, तो 60 डिग्री का होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 2। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है दूरदर्शी, बी ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि वह यंत्र जिसमें दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है दूरदर्शी, बी ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह यंत्र जिसमें दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे दूरदर्शी कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है उभयतल दर्पण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर के तरफ में धंसा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है उभयतल दर्पण का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु को छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है उभयतल दर्पण का। तो मोटर गाड़ी का जो ये साइड मिरर होता है इसमें किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है अवतल दर्पण का, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है उभयतल दर्पण का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिकित्सा क्षेत्र यानी डॉक्टरी क्षेत्र में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन सा दर्पण है। तो ये अवतल दर्पण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का,
बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है उभयोतल दर्पण का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, या हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट तथा बैक लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मोटर गाड़ी का जो ये हेडलाइट होता है और ये जो पीछे वाला बैक लाइट होता है, इसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है द्वारक, बी ऑप्शन है चौड़ाई, सी ऑप्शन है लंबाई, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं। तो दर्पण की लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है प्रधान अक्ष, बी ऑप्शन है वक्र अक्ष, सी ऑप्शन है समानांतर अक्ष, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है, और यहाँ पे आपको बताना है कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं। तो इसे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है फोकस, बी ऑप्शन है फोकस दूरी, सी ऑप्शन है वक्रता त्रिज्या, डी ऑप्शन है द्वारक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच में बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे फोकस कहते हैं, और फोकस को एफ से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ए ऑप्शन है ध्रुव पे, बी ऑप्शन है फोकस पे, सी ऑप्शन है अनंत पे, डी ऑप्शन है फोकस और ध्रुव पे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वस्तु अनंत पे होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। और जब वस्तु फोकस पे होता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पे बनता है। तो ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ए ऑप्शन है ध्रुव पे, बी ऑप्शन है फोकस पे, सी ऑप्शन है अनंत पे, डी ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है सीधा और छोटा, बी ऑप्शन है उल्टा और छोटा, सी ऑप्शन है सीधा और बड़ा, डी ऑप्शन है उल्टा और बड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु से बड़ा बनता है, तो सीधा और बड़ा बनता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर।
34 नंबर प्रश्न है कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब, बी ऑप्शन है काल्पनिक प्रतिबिंब, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसे हम पर्दे पे उतार सकते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। ए ऑप्शन है सीधा, बी ऑप्शन है उल्टा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा उल्टा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये कैसा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पे धनात्मक होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो ऋणात्मक होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और इसका पीडीएफ हम 6/15 में अभी अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग जाके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैथ का यहाँ पे टेस्ट चल रहा है, तो आप लोग मैथ का टेस्ट दे लीजिए। अगर अभी तक आप नहीं दिए हैं तो 9 बजे इसका रिजल्ट आ जाएगा, वीडियो के भी माध्यम से आ जाएगा, और इसका पीडीएफ भी यहाँ पे अपलोड कर देंगे अपने व्हाट्सएप यहाँ पे वेबसाइट पे। तो आप लोग जल्दी जाके मैथ के अगर आप लोग टेस्ट नहीं दिए हैं तो दे लीजिए। और अब वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।